हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जल ही जीवन है। ठीक है, सभी को पता है कि जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जल का उपयोग की बात अगर हम करते हैं तो जल जैसे कृषि में सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, हमारे पीने के पानी में भी उपयोग हो रहा है, महासागरों में भी हमारे बहुत अधिक मात्रा में जल है और जल के बिना तो लाइफ में कुछ संभव ही नहीं है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है जल के बगैर। तो हमारा टॉपिक जो है वो है आपका जल संकट व उसका संरक्षण। जल संकट क्या है और उसका संरक्षण क्या है, तो हम समझ सकते हैं कि जल संकट जो है, जैसे कि पृथ्वी पर जो जल की उपलब्ध मात्रा है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार बताया जा रहा है कि 2025 तक जल की जो उपलब्ध मात्रा है उससे भी कई गुना अधिक मात्रा होगी, यानी कि 2025 में हमारा जल संकट आने वाला है। तो कृपया करके सभी लोग जल का संरक्षण करें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक आपका। तो आइए, रहमदास जी भी एक बहुत ही अच्छे लेखक थे, रचयिता थे, जिन्होंने कहा भी है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस शून। ओके, अगर हम इसमें हिंदी की बात कर लें तो इसमें आपका जो अलंकार होगा वो होगा आपका श्लेष अलंकार। तो ये श्लेष अलंकार होगा। ओके, तो रहमदास जी ने भी लोगों को जागरूक करा है और ये दोहा काफी प्रचलित है, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो जल संकट हमारे जो 25 तक स्थिति जो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाली है जल को लेके। ओके, अगर हम बात करते हैं जल की संरचना, तो जल की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो जल जो है वो शुद्धहीन, यानी कि शुद्ध तो नहीं होता, शुद्ध जल होता भी है नहीं भी होता है, इसका कुछ एक बहुत ही बड़ा अस्तित्व नहीं है। तो बताते हैं कि जल आपका 3 टाइप्स में होता है। जल आपका ठोस भी होता है, जल आपका तरल भी होता है और जल आपका वाष्प में भी होता है। यानी कि जल जो होता है वो गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, लेकिन जल गंधहीन भी होगा और जल स्वादहीन भी होगा। तो जल के बगैर हमारा जीवन जो है ना बिल्कुल व्यर्थ है। तो जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, तरल में भी पाया जाता है, वाष्प में भी पाया जाता है। जैसे कि जल को हम सार्वभौमिक विलायक भी कहते हैं, सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है जल को। तो विलायक का मतलब क्या होता है? विलायक का मतलब होता है कि जैसे सभी तत्व अगर किसी चीज़ में घुल जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो, जैसे हमने एक पदार्थ लिया चीनी को जल में डाला तो वो घुल गई। अगर हम जल में नमक को डालते हैं तो नमक भी घुल जाता है थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से छोटा छोटा जो नमक बचता है वो नीचे आता है। तो जल को हम कहते हैं सार्वभौमिक विलायक। तो जो भी हम पदार्थ रखते हैं वो क्या होते हैं? सब जल में घुल जाते हैं। तो जल को हम कहते हैं सार्वभौमिक विलायक कहते हैं जल को। बात करते हैं जल की, तो जल जो होता है हमारे बॉडी में पाया जाता है। जैसे मानव शरीर में अगर बात करेंगे जल की, तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो आपकी होती है 60 से 70%, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेशन जो मात्रा होती है वो होती है आपकी 65%। हमारे मस्तिष्क में भी जल होता है, मस्तिष्क व हृदय में भी जल हमारे होता है। तो 79% जो जल होता है वो हमारे कहाँ होता है? हृदय में होता है, मस्तिष्क में होता है। यानी कि 79% जो हिस्सा है वो आपका पार्ट जो है वो जल से बना हुआ है। अगर रक्त की बात करेंगे तो रक्त में भी आपका 73% आपका जल होता है। और ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू हैं आपकी, यानी कि लगभग में वैल्यू होती हैं। अगर फेफड़ों की बात करेंगे तो फेफड़ों में भी आपका जल होता है। ठीक है, अगर फेफड़ों की बात करेंगे तो इसमें आपका 79% आपका क्या होता है? जल होता है। ठीक, तो मानव शरीर में आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो भी जल का प्रतिशत है वो निर्भर करेगा आपका। ओके, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? अप्रॉक्स 65% होती है। मस्तिष्क, हृदय, रक्त और फेफड़े टोटल की एवरेज मात्रा है ये। ठीक है, ओवरऑल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ माइंड किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ माइंड हम कहते हैं साइकोलॉजी, यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या आपका कहलाता है? तो मस्तिष्क का अध्ययन आपका साइकोलॉजी कहलाता है। ये हमारा हो गया। ओके, अगर हम बात करेंगे हमारा रक्त का अध्ययन क्या कहलाता? तो रक्त का अध्ययन आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का जो अध्ययन कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर हम बात कर दें कि लीवर में भी होता है आपका, यानी कि लीवर में भी आपका होता है, तो लीवर में अप्रॉक्सीमेशन 64% होता है जल। तो लीवर का हम अध्ययन की अगर बात करेंगे तो लीवर का अध्ययन कहलाता है आपका हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी। आप इसको ध्यान रखें, हिमेटोलॉजी और हिपोटोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पेपर में गलत हो सकता है आपका। तो जो एक रक्त होता है उसका जो अध्ययन आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका हिपेटोलॉजी कहलाता है आपका टोटल अध्ययन। तो हमारे मानव शरीर में सार्वभौमिक विलायक के रूप में कार्य करता है आपका जल। तो जल आपका सार्वभौमिक विलायक भी है, फेफड़ों में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है, यानी कि जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है, तभी हमारा जीवन संभव है, वरना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर कहीं भी जल संकट अगर होता है तो सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो होंगे वो आपके दिखाई पड़ेंगे। तो अगर जल नहीं है तो हमारा शरीर भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जल शरीर में कितने प्रतिशत होता है आपका? ओवरऑल 65% होता है जल। अगर बात करेंगे जल जो होता है शरीर में, लीटर की बात करेंगे तो 35 से 40 लीटर पूरे शरीर में औसत जल होता है। तो जल जो औसत लीटर में बात करेंगे तो 35 से 40 लीटर आपका जल होता है। औसत जल की बात करेंगे तो 35 से 40 लीटर होता है। लेकिन अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन 37 लीटर जो होता है वो क्या होता है? हमारा जल होता है। चलिए बात करते हैं 37 लीटर, एक बेस्ट पॉइंट है हमारे स्टडी के लिए। 37 लीटर क्या है? तो 37 लीटर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मानते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो मानव शरीर का टेम्परेचर है, मानव शरीर का तापमान है। अब एग्जामिनर सरफरा हो गया, एग्जामिनर ने कहा नहीं डिग्री सेंटीग्रेड में तो मुझको नहीं आता, उसको आता तो है बट वो तो पूछता है ना आपसे। अगर उसने पूछ लिया कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा तो हम कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होता है आपका? ये भी मानव शरीर का ताप है, 98.6 फ़ारेनहाइट में पैमाना होता है हमारा ये। ठीक, अगर बात कर दे, अगर वो कह दे ए भी नहीं हमको चाहिए केल्विन में, तो केल्विन में मानव शरीर का ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। यानी कि हमको मानव शरीर के तीनों टेम्परेचर पता हो। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, 98.6 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट में और 310 केल्विन आपका होता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अगर हम यहीं से बात करते हैं कि ये निकलता कहाँ से है, तो C/5 F-32/9। अगर मान लेते हैं कि पानी का जो क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होगा? यानी कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको C की वैल्यू दे रखी है तो हम डिवाइड करते हैं। अगर C को हम 100 की जगह पर रख देते हैं तो बटे में क्या रखेंगे? 5 को रखेंगे और F-32/9 को रखेंगे। बट हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि 5 से 20 को काटे तो 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 80 हो गया आपका, और आपने F-32 को निकाल दिए। F-32 आपका ये हो गया। बट 32 को हम इधर से लेके आएंगे तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में कितनी होगी आपकी? 212 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फ़ारेनहाइट में होगा, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। ये आपका पैमाना किस में होगा? फ़ारेनहाइट में होगा। यही हम निकाल सकते हैं। 37 डिग्री को अगर हम रखते हैं तो 98.6 वैल्यू हमारी आती है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आती है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको हमेशा हमारा टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बताता है। कभी डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बताएगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तुमको डर नहीं लगेगा, आपको डर ही नहीं लगेगा, कहोगे अरे बीमार है ही नहीं हम। लेकिन जब वो बताता है आपको कि आपको 101 डिग्री बुखार है, लेकिन ओरिजिनल हमारा कितना होता है? 98.6 होता है।
जब वो आपको बताएगा ना तो आप एक संग डर जाओगे कि अरे बहुत ज़्यादा बुखार हमको हो गया। बट ये अगर आप स्टडी करते तो आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि डिग्री सेंटीग्रेड में डॉक्टर नहीं बताएगा, आपको किस में बताएगा, फ़ारेनहाइट में बताएगा। और तुरंत आप क्या करेंगे, उसकी इनकम को बढ़ाएंगे और उससे दवाई भी ले लेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जल की वैश्विक उपलब्धता। अगर जल की बात करेंगे तो जल जो है ना आपके पृथ्वी पर मौजूद है। तो जल आपके पृथ्वी पर कई प्रकारों से मौजूद है, यानी कि उपलब्धता क्या है जल की। तो जल आपके महासागर में भी है, पीने योग्य भी जल है हमारे पास में, पीने योग्य जल है हमारे पास में, और आपकी झीलों में भी जल है, और आपकी ध्रुवीय पट्टियों में भी जल है। आपके ध्रुवीय पट्टियों या पेटियों में जल है आपके, यानी कि जिसको हम कहते हैं बर्फीली चोटियाँ, बर्फीली चोटियों में भी आपके जल है। ठीक, तो महासागर में जो जल की मात्रा है वो आपके 97% है। पीने योग्य जो पानी है वो आपका 3% है। अप्रॉक्सीमेशन जब हम लेते हैं इसको ओवरऑल में तो आपको 2.5 ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन होगा कि हम अप्रॉक्स में इतना जल ले सकते हैं। बट ध्रुवीय चोटियों की बात करेंगे तो 100 से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 6 होता है झीलों में हमारा जो जल है, और यहाँ पे आपका 2.4% आपका होता है ओवरऑल। तो जल प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं हम। जल को हम क्या मानते हैं, जल को हम प्राकृतिक संसाधन मानते हैं। तो जल हमारा प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है कि नेशनल रिसोर्सेस है आपका, नेशनल रिसोर्सेस है आपका, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है जल आपका। तो जल की उपलब्धता जो है अभी बहुत कम है। अगर वैज्ञानिकों के अनुसार अगर 2025 की हम बात करेंगे तो जल की जो मात्रा होगी वो जो मात्रा आज की डेट में उपलब्ध है उससे भी कई गुना अधिक होगी वो। ठीक है, तो जल संकट का क्राइटेरिया था ये। अगर नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। ओके, अगर हम पूछेंगे कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो आप सभी लोग जानते हो कि महाद्वीप जो हैं वो हमारे 7 हैं। तो 7 महाद्वीप में से हम कुछ महाद्वीपों के बारे में जानेंगे अभी कि कितना उसमें जल है। तो जो आपके अमेरिका महाद्वीप है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप लगते हैं, तो इसमें ओवरऑल जो जल की मात्रा है वो आपकी कितनी है, वो आपकी टोटल 45% जल की मात्रा है। बट अगर हम बात करेंगे अपने देश एशिया में, भारत एशिया महाद्वीप का पार्ट है, तो भारत में जो जल की मात्रा होगी वो कितनी होगी आपकी 28% होगी आपकी जल की मात्रा। लेकिन अगर यहीं पे हम चलते हैं यूरोप में, तो यूरोप में 15% होगी जल की मात्रा, और यहीं अफ्रीका में चलते हैं तो ये 9% होगी। बट यूरोप महाद्वीप में हम चलेंगे तो ये 15% होगी, अप्रॉक्स वैल्यू है ये आपकी। और अगर हम चलते हैं आगे अफ्रीका महाद्वीप में चलते हैं तो ये 9% आपकी होगी। ओके, तो हमारा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसमें जो जल की प्रतिशतता इस वक्त पे जो चल रही है, इस टाइम पे जो चल रही है वो कितनी चल रही है आपकी 28% ही चल रही है मात्र। तो ये हमारे सोचने की बात है कि जिस देश में हम रहते हैं उसमें जल बहुत ही कम उपलब्ध मात्रा में है, और जल का प्रयोग हम कृषि के लिए भी करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि आपका सबसे महत्वपूर्ण है जल का स्रोत। कृषि सबसे ज़्यादा, अगर हमें जल की ज़रूरत होती है तो हमें अनाज उत्पन्न करने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे आपके जो भी गेहूँ है, धान है, गन्ना है, उसको उत्पन्न करने के लिए हमको किसी ज़रूरत होती है, आपकी पानी ज़रूरत होती है। और पानी की उपलब्धता तो भारत में बहुत कम है, इसलिए हम उसको सही तरीके से यूज़ करें। ओके, तो ये देखिएगा आप अमेरिका में 45% है, एशिया में 28% है, यूरोप में 15% है, और आपका बचता है अफ्रीका। अफ्रीका में कितना प्रतिशत है, 9% है हमारा ओवरऑल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर अगर हम एक बात और भी कर लेते हैं कि पृथ्वी के आपके 3/4 भाग पर क्या है, आपका जल है। तो पृथ्वी ओवरऑल 3/4 भाग पर जल है। तो पृथ्वी का जो जल का क्राइटेरिया है, सबसे बड़ा जो महासागर है आपका प्रशांत महासागर है आपका। तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा जल की उपलब्धता है। उसके बाद जो हमारा महासागर है वो आपका
अटलांटिक महासागर है, जिसमें जल की उपलब्धता सबसे ज़्यादा है। ओके, जल की उपलब्धता सबसे ज़्यादा है। तो पृथ्वी के 3/4 भाग, यानी कि जो भी हिस्सा आपका आता है उसमें हम एक भाग में रहते हैं, 1/4 भाग में रहते हैं, बाकी आपके 71% भाग पर क्या है, आपके पानी ही पानी है। तो 71% अप्रॉक्सीमेशन जो बचता है आपके इतने पे क्या है, आपका स्थल मंडल है, यानी कि 29% भाग पर आपका क्या है, स्थल मंडल है। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट कि क्या है हमारा। तो नोट में अगर हमने दे रखा है तो देखा है महाद्वीपीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता अमेरिका में 24,000 मीटर की घात 3 प्रति वर्ष, और अफ्रीका में 5,000, अफ्रीका में 5,003 यहाँ पे प्रति वर्ष चल रही है, जबकि एशिया में 3401 मीटर प्रति वर्ष है, यानी कि घात 3 प्रति वर्ष है। अगर कुवैत में मात्र सबसे कम अगर कहीं पे प्रति व्यक्ति खपत है जल की, तो वो कुवैत में है 10 की पावर 3, यानी कि 10 मीटर की घात 3। उद्योगों में जल की खपत जो है आपकी 5% ही है। उद्योग जो लेते हैं हमारे 5% जल की खपत करते हैं। और आप करते हैं बात घरेलू, तो घरेलू कार्यों में टोटल जल की कितने प्रतिशत मात्रा उपयोग की जाती है, 7% मात्रा उपयोग की जाती है। और आप देखो कि उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है हमारे, जो भी हमारे उद्योग क्षेत्र, उसमें मात्र 5% जल ही उपयोग होता है। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल की उपयोगिता होगी आपके। ठीक है, और घरेलू कार्यों में हम ओवरऑल जो भी आपके एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो 7% आपका जल जो है वो आपके एशिया महाद्वीप में हम उपयोग करते हैं। कहाँ पर, घरेलू कार्यों में। तो घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं ओवरऑल। ये विश्व का भी परसेंटेज निकालेंगे तो निकल आएगा आराम से। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि जल को अनेक विधियों के द्वारा जीवाणु रहित किया जाता है। तो जल को अनेक विधियों के द्वारा जीवाणु रहित किया जाता है। तो जल का पहला पॉइंट जो है, ताप अनेक भौतिक गुणों के कारण। दूसरा है आपके भौतिक कारणों के कारण। ताप व उसके ताप व उसके, यहाँ पे उसके होगा, उसके भौतिक कारणों के कारण करते हैं। पराबैंगनी किरणों व रेडियोधर्मी आयन के द्वारा कर सकते हैं हम। क्लोरीन के द्वारा कर सकते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड के द्वारा कर सकते हैं, और ओजोन, आयोडीन, क्लोरीन के यौगिकों के द्वारा हम कर सकते हैं। यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएं हम, तो उसमें हम क्या मिला सकते हैं, क्लोरीन। तो जल को अगर हमें जीवाणु रहित बनाना है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्लोरीन की मात्रा को मिला सकते हैं। ओके, तो क्लोरीन की मात्रा को मिला सकते हैं आपके जल की में। क्लोरीन एक, अगर हमें किसी पाउडर से अलग करना है तो उसमें हम रखते हैं कि उस पाउडर को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हम इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है COCl2। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर एक अकार्बनिक यौगिक है, एक अकार्बनिक यौगिक है। ओके, तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका COCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम जल को जीवाणु रहित करने में कर सकते हैं। क्लोरीन का उपयोग हम कर सकते हैं जल को जीवाणु रहित बनाने में। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अगर हम बात कर सकते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। आपने हमेशा लिखा हुआ देखा होगा, जहां पे जल का जीवन होता है लिखा होगा जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, ये शब्द दिया किसने था, और ये कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था जल ही जीवन है। तो ये नाम आपका आएगा राजेंद्र सिंह। तो जल ही जीवन किसने दिया था, तो राजेंद्र सिंह ने दिया था, क्योंकि इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इन्होंने एक स्थापना करी थी तरुण भारत संघ की। इन्होंने स्थापना करी थी तरुण भारत संघ की। तो इन्होंने स्थापित करा था तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ स्थापित करा था, जिसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को। ओके, तो जल पुरुष के रूप में हम किसे जानते हैं? तो जल पुरुष के रूप में हम जानते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र सिंह नहीं, ओनली राजेंद्र सिंह को जानते हैं। अगर हम एक आपको बताना चाहेंगे एक पॉइंट स्टैटिक में कि पक्षी पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, तो पक्षी पुरुष या पक्षियों के विशेषज्ञ के नाम से किसे जानते हैं? तो ये आपका पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो पक्षी पुरुष के नाम से हम जानते हैं डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को जानते हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो सलीम अली के नाम से भारत में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक भारत में आपका नेशनल पार्क है। तो अगर डिवाइड हम करते हैं कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सलीम अली नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करते हैं कि सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो आपके गोवा में है। आप इसको याद रखें, हमेशा पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि पक्षी विशेषज्ञ के रूप में किसे जानते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली को जानते हैं। और अगर सलीम अली नेशनल पार्क पूछा जाए तो आपका जम्मू कश्मीर में है, और अगर पूछा जाए सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपके वो गोवा में है। ओके, अब हम बात करते हैं जल की नेक्स्ट। तो अगर हम बात करें वर्ष 2003, अगर हम बात करते हैं वर्ष 2003 की, तो आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2003 एक संगठन है हमारा यूएनओ या यूनाइटेड नेशन, ओके, जिसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। अभी वर्तमान समय में इसके 193 देश सदस्य हैं। तो यूएनओ क्या है? यूएनओ एक संगठन है जो सभी को एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर सकता है, यानी कि विश्व का एक संगठन है जो हमको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर सकता है। तो इसने 2003 को स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया था। स्वच्छ जल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, यानी कि प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि स्वच्छ जल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया, तो घोषित किया गया 2003 में। ठीक है, अगर बात करें 2013 की, तो 2013 ने इसी संगठन ने इसको जल को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष। जल सहयोग वर्ष, यानी कि 2 बार इसने जल को अपने संगठन में शामिल किया है और अपने वर्ष के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में सहयोग दिया है। नंबर 1 2003 में आपको यूएनओ का दिया है और 2013 में अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण सहयोग वर्ष के रूप में इसने आप इसको मान्यता दी है, यानी कि जल को। इसीलिए कहते हैं हम जल ही जीवन है। और जल ही जीवन को महत्वपूर्ण बनाने वाले वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, बट राजेंद्र सिंह को कहेंगे। अगर यहाँ पे डॉक्टर लगा देंगे तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके हो जाएंगे। तो डॉक्टर नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे हम कहेंगे इनको क्या? सिर्फ ओनली राजेंद्र सिंह। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया इनको हम कहते हैं। ओके, अब हम आगे भी समझते हैं कि क्या हमको इसमें समझना है आगे। ओके, बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक चीज़ मेरा ये है कि हमने जल को तो पढ़ लिया, लेकिन एक भारी जल भी होता है आपका। एक भारी जल भी होता है जिसको हम कहते हैं D2O, जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O का मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भारी जल की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं तो हमें ये भी जानना होगा कि जल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जल का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका कहलाता है हाइड्रोलॉजी। ओके, जल का अध्ययन जो कहलाता है आपका वो क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोलॉजी कहलाता है। तो जल का अध्ययन आपका हाइड्रोलॉजी, तो जल का अध्ययन आपका कहलाता है हाइड्रोलॉजी।
तो अगर हमें जल का अध्ययन है तो जल को हम अगर साइंस की भाषा में कहते हैं तो हम जल को साइंस की भाषा में कहते हैं हाइड्रो। ओके, इसीलिए हमारे जल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है H2O, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। तो जल को हम साइंस की भाषा में कहते हैं हाइड्रो, नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं जल, पानी उसको कहते हैं। तो जल का जो केमिकल फार्मूला है वो है आपका H2O, और H2O जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। और भारी जल को हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये आपका बता रहा है केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2001 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की शुरुआत करी है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की शुरुआत करी है वो 2001 में करी है, जिसमें 31 दिसंबर 2009 में इस परियोजना में 14 राज्य की कितनी झीलें? 58 झीलों को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि 14 राज्यों की 58 झीलों को मान्यता दे दी गई है आपके 31 दिसंबर 2009 में। ओके, तो 14 स्टेट की ओवरऑल जो झीलें हैं वो आपकी कितनी हैं? 58 झीलें हैं। तो हमको रिवीजन भी हमारा हो जाएगा अगर हम पढ़ेंगे झीलों को। तो आते हैं झीलों पे। तो झीलें आपके सामने प्रस्तुत हैं पूरी तरह से। और ये आपकी डल झील है जो आप जानते हो। डल झील आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ओके, पुष्कर झील हो गई, पिछोला झील हो गई, और आपकी निक्की झील हो गई, ये आपके कहाँ पर है? आपके अजमेर में है। यानी कि ओवरऑल जो है हमारी राजस्थान में है। ओवरऑल कहाँ पे है? आपके राजस्थान में है। माउंट आबू की बात करेंगे तो ये भी राजस्थान में है। मानसी गंगा झील की बात करेंगे तो ये आपके गोवर्धन में है। रामगढ़ ताल की बात करेंगे तो गोरखपुर है। लक्ष्मी ताल की बात करेंगे तो झांसी है। ये तीनों स्टेट जो हैं आपके ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की झील की तो सागर झील हो गई आपकी, रानी तालाब झील हो गई, शिवपुरी झील हो गई। ओके, ये सब झीलें आपकी मध्य प्रदेश में हैं। पोवई झील जो है अब आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऊटी झील है वो आपकी तमिलनाडु में है। आप घूम भी सकते हो ऊटी को घूम भी सकते हो आप। ऊटी बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। ठीक है, भीमताल, खुरपाताल, नैनीताल उत्तराखंड में है आपकी, आप इसको घूम के देख भी सकते हो। और चन्नापटना झील जो है वो आपकी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन इसमें भीमताल को 2013 में शामिल किया गया था। बाकी सब झीलों को शामिल किया गया था, उसकी सब झीलों को शामिल किया गया था 31 दिसंबर 2009 में। और 14 राज्यों की टोटल मिला के कितनी झीलें हो गई आपकी? 58। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कल हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है जीके बाई सत्येंद्र। ओके, और आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मुझको बताएं कि मेरी वीडियो कैसे लगी। आपका लाइक्स और कमेंट ही हमको बताएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। ठीक है, थैंक यू।